हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है रैंक प्लस पे। समझो आज हम बात करने वाले 12th क्लास के विलियन चैप्टर का एक बहुत ही शानदार टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं हेमांग में अवनमन। ठीक है, समझो देखो ये होता क्या है, पहले थोड़ा सा वर्डिंग क्लियर कर लेते हैं। देखो अवनमन का मतलब क्या होता है। अवनमन का बेसिक मतलब होता है कमी होना, यानी कि हेमांग किसी रीजन से कम हो जाता है। ठीक है, हिमांक क्या होता है, बेसिकली वह ताप होता है जिस पर आपका द्रव आपका ठोस अवस्था में बदल रहा होता है, जिस तापमान पे परिवर्तन होता है वो बेसिकली आपका हिमांक है। अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, है ना। अब देखो समझो होता क्या है कि ऐसा कि भाई हिमांक कम हो जाता है, तो देखिए इसको थोड़ा डायग्राम समझते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपके पास क्या है, एक बीकर है। ठीक है, एक बीकर है जिसको मैंने ऊपर से इस प्रकार से बंद करके रखा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने बेसिकली रखा हुआ एक वाष्पशील द्रव। यहाँ पर इस प्रकार से मैंने बेसिकली एक वाष्पशील द्रव को रखा हुआ है। अब वाष्पशील द्रव क्या करता है, देखो वाष्पशील द्रव क्या होता है। वाष्पशील पदार्थ बेसिकली हम ऐसे पदार्थों को कहते हैं जो बहुत इजीली गैस अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है, यानी ये बहुत इजीली द्रव से गैस में चले जाएगा। तो नॉर्मली अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, आपकी गैस अवस्था में जाएंगे और इस प्रकार से ये इस प्रकार से यहाँ पर गैस अवस्था में चला गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कंडीशन रहती है। ठीक है, नॉर्मली देखो अब देखो होता है क्या कि अगर इसके अंदर मान लो कि मैं इसमें एक अवाष्पशील ठोस पदार्थ को इसमें मिक्स कर दूं, यानी कि मैंने क्या लिया, देखो अब सेम कंडीशन में इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। मैंने वही द्रव लिया है, बस इस द्रव के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा एक विलय को एक मिक्स करूँ, क्योंकि देखो ये ज्यादा मात्रा में तो एक तरीके से विलय का कार्य करेगा। और मैंने इसमें क्या मिक्स कर दिया, एक इस प्रकार से ठोस विलय मैंने यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, ये क्या है, ये है बेसिकली आपका अवाष्पशील ठोस विलय। ठीक है, अब देखो विलय क्यों कह रहा हूं मैं, यहाँ पे कॉमन सेंस की बात देखो, यहाँ पर तो कुछ मिक्सिंग थी नहीं, ये तो शुद्ध अवस्था हो गई, शुद्ध शुद्ध आपका वाष्पशील द्रव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कि ये बेसिकली आपको विलयन बन जाएगा। अगर दो चीजें मिक्स हो गई, समांगीय मिश्रण, तो विलयन हो गया। और जो कम मात्रा में विलय है और जो अधिक मात्रा में मेरा विलायक है, तो इसको मैं वाष्पशील द्रव विलायक भी यहाँ पे कह सकता हूँ। तो ये तो मेरा विलायक का कार्य करेगा। और यहाँ पर इन दोनों के मिक्स होने के बाद यहाँ मेरा क्या बन गया, ये मेरा ओवरऑल मेरा विलियन यहाँ पर मेरा बन चुका है। ठीक है, अब देखो कॉमन सेंस की बात करते हैं। आपको पता है नॉर्मली हमारे पास आपका द्रव बहुत इजीली गैस अवस्था में जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें इस अवाष्पशील ठोस विलय को मिला दिया तो ये ठोस तो आपका जाएगा नहीं गैस अवस्था में, क्योंकि तो अवाष्पशील है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम ये भी करेगा कि ये जो ठोस के कण है, क्योंकि ये विलियन में समान रूप से फैल जाएंगे, तो कई सारे कण आपके द्रव की सतह पर भी रहने वाले होंगे। अब वो जो कण होंगे जो द्रव की सतह पर आ जाएंगे, अब नीचे जो द्रव है जो ऊपर द्रव से गैस में जाने वाला है, क्या वो उतना ईजी जा पाएगा? अब नहीं जा पाएगा, क्योंकि रास्ते में अवरोध आ गया ना एक तरीके से, है ना। जैसे क्या होता है ना कि अगर आपके पास सीधी सड़क है, वहां पर कुछ भी नहीं है, आप सीधी पूरी खाली सड़क है, आप आराम से अपने जो व्हीकल है सब गुजर सकते हो। लेकिन अगर बीच में अगर बैरियर लगा दी जाए तो आपको निकलने में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, हो सकता है आप रुक भी जाओ, हो सकता है कि ट्रैफिक जाम ही हो जाए उस बैरियर की वजह से कि आप निकल ही नहीं पाओ, ये भी हो जाता है ना। तो सेम चीज, तो अब ऐसी स्थिति में जैसे हमने अवाष्पशील ठोस विलय को मिला दिया, तो ऊपर द्रव की सतह पर ये जो कण होंगे वो यहाँ पे इसका रास्ता रोकेंगे कि भाई तुम इजिली विलायक आपके द्रव से गैस में नहीं जाओगे। तो पर हाँ कुछ ना कुछ जाएंगे, ऐसा भी नहीं कर कि बिल्कुल भी थोड़े थोड़े कण जा पाएंगे, लेकिन ज्यादा कण जो है वो नहीं ही जा पाएंगे, कम कण ही जा पाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में देखो क्या हुआ, अब वाष्प दाब की अगर बात करें, देखो पहले हमारे पास वाष्प ज्यादा बनी थी तो वाष्प दाब ज्यादा था, लेकिन अब देखो हमारे पास द्रव के कण गैस में जा ही नहीं पा रहे, तो वाष्प दाब कहीं ना कहीं कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे सारा फर्क पड़ता है। देखो अगर हम बात करें नॉर्मली हिमांक, तो हिमांक वैसे हम यही कहते हैं, जो हमारी छोटी क्लास में जो हमने परिभाषा पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि आपके पास जिस तापमान पर द्रव ठोस में बदलना शुरू होता है वो बेसिकली आपका हिमांक कहलाता है, यानी हिम का अंक, फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ना। लेकिन अगर देखा जाए, अगर जैसे हम हायर क्लासेस में 11th 12th में जाते हैं, तो ये परिभाषा थोड़ी सी साइंटिफिक वे में कही जाती है, जिसमें हम थोड़ा सा चीज़ों को हिसाब से पढ़ते हैं। कैसे? तो देखो हिमांक फिर हमारे पास क्या रहता है, हिमांक बेसिकली हमारे पास ये रह जाता है कि देखो नॉर्मली अगर मेरे पास जैसे कि ये एक पात्र है और इसमें मेरे पास क्या है, आपके पास कोई द्रव इस प्रकार से बड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं टेम्परेचर ठंडा कर रहा हूँ। ठीक है, टेम्परेचर ठंडा करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो द्रव है ये किस में बदलेगा, ठोस में बदलेगा। अब देखो द्रव का भी दाब होता है और ठोस का भी अपना में दाब लगता है, वो भी कहीं ना कहीं इस वायुमंडल पे दाब लगाता ही है। ओके, रिवर्स दाब लगता है। पर जिस तापमान पे द्रव का दाब और ठोस का जो दाब है वो बराबर हो जाता है, वो बेसिकली आपका हिमांक है। यानी वो टेम्परेचर को आप हिमांक कहते हो जिसमें क्या होता है आपके, जिसमें आपके पास
द्रव का जो दाब होता है वो ठोस के दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, ठोस के दाब के बराबर हो जाता है, वो बेसिकली आपका हिमांक बन जाता है। ठीक है, तो क्योंकि द्रव और ठोस बिल्कुल सेम हो जाएंगे। देखो हर बात जैसे होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो आपका रहता है कि आपको पता है कि यहाँ पर वायुमंडल इस पर लगातार प्रेशर तो लगाता ही लगाता है, जो आपको पता है कि आपका 1 ATM का रहता ही है, तो ये भी इस पर प्रेशर लगाता है, उल्टा क्रिया प्रतिक्रिया वाली चीज होती है। लेकिन एक तरफ द्रव लगा रहा है और एक उसी द्रव का ठोस में बदल के वो दाब लगाएगा, तो जिस पे दोनों बराबर हो जाएंगे ना, मतलब समझ जाओ ऑटोमेटिक द्रव मेरा उस टाइम ठोस में बदल चुका है, तभी दोनों का दाब बराबर हुआ होगा। देख सकते उसका भी हिमांक कहते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर देखा जाए तो मेरे पास अब देखो वाष्प दाब अगर देखा जाएगा तो उल्टा भी जो दाब लग रहा है वो समय कम होता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर फिर एक पॉइंट आता है कि अब इसे हिमांक पे क्या फर्क पड़ता है, तो हिमांक पे फर्क ये पड़ता है कि हिमांक अब आपका और कम हो जाएगा। इसका मतलब ये फर्क पड़ता है कैसे, देखो तो बेसिक अगर बोला जाए तो हम ये कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इसका मेन स्टेटमेंट भी रहता है। क्या होता है हमारे पास स्टेटमेंट रहता है कि अवाष्पशील अवाष्पशील ठोस विलय को वाष्पशील द्रव विलायक, अवाष्पशील ठोस विलय को वाष्पशील द्रव विलायक में मिलाने पर वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, वाष्प दाब कम हो जाता है आपका। ठीक है, अब हमें करना है कि देखो वाष्प तो मेरे कम हो गया, अब हिमांक पे क्या फर्क पड़ेगा, हिमांक में भी अगर देखा जाएगा ना तो वो भी आपका यहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो प्रेशर इसका कम बढ़ना है, प्रेशर कम बनेगा तो मतलब कि आपका जो ठोस है, अगर द्रव को ठोस में बदलना है तो अब आपको टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा अगर द्रव का ही वाष्प दाब कम हो गया तो ठोस का तो और कम हो जाएगा, तो आपको टेम्परेचर और कम करना पड़ जाता है। यानी कि फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि फिर हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट देखो आगे क्या आता है, तो हम यहाँ पर फिर ये कह देते हैं कि द्रव को ठोस में बदलने के लिए ताप कम करना पड़ता है। और तापमान अगर कम हो रहा है, मतलब जिस तापमान पे द्रव ठोस में बदला था वो कम कर दिया, मतलब आपने हिमांक कम कर दिया, तो जिसे क्या बोलते हैं फिर हिमांक में अवनमन, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसका क्या होता है हिमांक में अवनमन, क्योंकि आपने तापमान कम कर दिया, और कमी को आप क्या बोलते हो, अवनमन कहते हो, मतलब तो ये होता है इसका, तो हिमांक में कमी हो रही है। ठीक है, आगे तो इस प्रकार से मैं बात करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो एक बात ध्यान दो, इसको तो आप ग्राफ से भी समझ सकते हो। कैसे, देखिए इस प्रकार से, जैसे कि देखो हमारे पास हमें पता है कि भाई आपके पास ग्राफ है, कैसे ग्राफ चलता है, देखो ग्राफ बनता है बेसिकली आपका वाष्प दाब और आपके ताप के बीच में, आपके पास वाष्प दाब रहेगा और आपके पास ताप रहेगा। ठीक है, अब क्या रहेगा हमें पता है कि देखो विलायक है और एक तरफ मेरे पास विलयन है, दोनों के अपना अपना एक वाष्प दाब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रहते ही रहता है। और कॉमन सेंस देखा जाए देखो विलयन का वाष्प दाब कम है, क्योंकि यहाँ पर कम गैस की कण बनेंगे, यहाँ पर तो गैस की कण ज्यादा बनेंगे, क्योंकि अवरोध भी नहीं है, डायरेक्टली आपका सीधे सीधा द्रव डायरेक्टली गैस में जा रहा है, तो यहाँ पे वाष्प दाब ज्यादा है, यहाँ पे वाष्प दाब कम है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो देखो ऐसे में देखो तो द्रव का जो विलायक है उसका जो ग्राफ तो ऊपर बनेगा और विलयन का ग्राफ नीचे बनेगा, वाष्प दाब कम होगा, क्योंकि अब हम तापमान कम कर, देखो इस ग्राफ को कैसे पढ़ना है, आप इसे इस प्रकार से पढ़ रहे हो, राइट टू लेफ्ट, क्यों, क्योंकि तापमान कम कर रहे हो आप हिमांक के लिए, है ना, द्रव को ठोस में बदलोगे तो तापमान में तो कमी कर रहे हो ना, तो ग्राफ इस तरीके से चला, उल्टा नहीं चल रहा, यूं मत पढ़ना, उल्टा इस डायरेक्शन पढ़ना, यहाँ पर डायरेक्शन देखो इस प्रकार से ग्राफ बनना है, अगर टेम्परेचर आप कम करते हुए चलो लगातार से। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये हिमांकित विलायक की लाइन है, मतलब कि जिस टेम्परेचर पे आपका जो विलायक है वो आपका ठोस बदलने वाला है। ठीक है, इवन विलयन के अंदर भी तो विलायक ही रहने वाला है ना, तो देखो ये द्रव विलायक जब इस पॉइंट पे इस लाइन से मिलता है तो देखो ये जो है TF नॉट जो है इस पर ये मिलता है, मतलब इस पॉइंट पे आपको जो विलायक है जो द्रव अवस्था में था वो ठोस में बदल जाएगा। और अगर विलयन के देखो ये यहाँ पे आगे चलना पड़ता है, यहाँ पे और टेम्परेचर कम करना पड़ता है TF, ये विलयन का हिमांक रह जाता है। अब देखो कंपेयर करके देखा जाए तो हमें पता है लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं नॉर्मली एक्स अक्ष पे, तो वैल्यू बढ़ती चली जाती है, मतलब TF नॉट ज्यादा है TF मेरा कम है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देखो हम कुछ बातें निकाल सकते हैं, हमें क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर एक चीज हम कह सकते हैं आपके पास कि विलयन का जो हिमांक होता है
ठीक है, वो क्या है आपका, वो TF है, या हम ऐसे मतलब विलेन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि जैसे आपने अवाष्पशील ठोस को मिला दिया, आपको टेम्परेचर और कम करना पड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास, तो आप कह सकते हो कि TF इज लेस देन TF नॉट। पहले तो ये सिंबल हमारे पास आता है। F का मतलब क्या है? F का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली। F क्या है हमारे पास? फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि आपका हिमांक। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं F क्यों आ रहा है? F का मतलब फ्रीजिंग, मतलब कि जमना, ओके, जिसको आप हिमांक कहते हो। तो वो बताने के लिए यहाँ पे F यहाँ पे सिंबल लगाया गया है। TF क्या है? विलेन का हिमांक, जो कि आपको यहाँ ग्राफ में भी दिख रहा है, और TF नॉट आपका विलायक का हिमांक है। ठीक है, अब ऐसे में तो अब पॉइंट है कि भाई कमी कितनी की हुई, यानी हिमांक में अवनमन कितना हुआ। तो अवनमन के लिए क्या करोगे? कमी कैसे निकालोगे? अंतर कर लो, दोनों को माइनस कर लो। तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो, उतने का अंतर आपका जो यहाँ पर दिख रहा होगा आप सभी को, डेल्टा TF, ये बेसिकली हिमांक में अवनमन है। यानी कि यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, तो आपके पास जो मेन फॉर्मूला आता है कि हिमांक में अवनमन, फिर वो कितने का होता है? तो वो होगा आपका डेल्टा TF, जो क्या हो जाएगा आपका TF नॉट माइनस का TF। ज्यादा वाले में से कम वाले हिमांक को माइनस करना, उल्टा मत कर देना, बस ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस किया जाता है। ठीक है, ताकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए, कि धनात्मक की कुछ कमी होगी ना, इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा, अब तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी आता है, तो हमारा बेसिक फॉर्मूला आ गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा डेरिवेशन और है, वो आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी बात है कि देखो, ओवरऑल देखा जाए तो हिमांक में अवनमन का रीजन क्या बना? ये विलेय के कण। अगर हम विलेय के कणों को कम मात्रा में मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास जो वाष्पदाब है वो थोड़ा ज्यादा बनेगा, मतलब हिमांक में अवनमन कम करना पड़ेगा। ठीक है, रिवर्स सोचना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि विलेय के कणों की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ाते चलूंगा, हिमांक में अवनमन उतना ज्यादा होता चला जाता है। यानी कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमारे पास और भी आता है। क्या हमारे पास आता है कि आपके पास ये जो हिमांक में अवनमन होता है, ये समानुपाती होता है विलेय की मात्रा की। ठीक है, विलेय की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, अवनमन उतना ज्यादा रहता है। ठीक है, यानी विलेय के कणों की संख्या कह दो या कैसे भी कर लो, तो विलेय की मात्रा जितनी ज्यादा है उसका अवनमन ज्यादा होता है। और वो सभी गुणधर्म जो विलेय की मात्रा पे डिपेंड करते हैं, कि विलेय कितनी संख्या में, उस पर डिपेंड करते हैं, उनको आप कहते हो अणु संख्यक गुणधर्म। उनको बेसिकली आप अणु संख्यक गुणधर्म जो है कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ आता है। अणु संख्यक गुणधर्म को पता है कि टोटल वही सारे गुण होते हैं जो विलेय की मात्रा पर डिपेंड करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास वैसे 4 होते हैं। जैसे वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, क्वथनांक में उन्नयन है, तीसरा हिमांक में अवनमन होता है जो भी आपने देखा, और एक प्रासरण दाब भी होता है। ठीक है, तो ये भी आपके 4 गुणधर्म होते हैं, जिसमें से आप ये वाला गुणधर्म पढ़ रहे हो इस टाइम पे। ओके, अच्छा, अब देखो विलेय की मात्रा पता करनी तो किस पे डिपेंड करेगी? विलेय की मात्रा नॉर्मल में निकालना है सांद्रता से। अब सांद्रता के लिए होने को तो बहुत सारे पद होते हैं, मोलरता होती है, मोललता, नॉर्मलता, बहुत सारे पद आते हैं। यहाँ पर हम उपयोग में लेते हैं मोललता को। मोललता क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो तापमान में परिवर्तन हो रहा है, और तापमान में परिवर्तन से अन्य जो सांद्रता पद है वो प्रभावित होते हैं, वो भी बदल जाते हैं। तो इससे ऐसे पद को लेना चाहिए जो ताप पर निर्भर ना करे। तो मोललता जो है वो तापमान पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि आपके पास जो डेल्टा TF होता है ना, ये समानुपाती होता है मोललता के, विलेय की मोललता। और मोललता ही क्यों? क्योंकि ये ताप पे पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो अगर तापमान बदल भी रहा होगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आपको पता है जब भी समानुपाती का सिंबल हटाओगे और तो आपको बराबर के लिए स्थिरांक लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा आपके पास KF है। ओके, और KF क्या है? KF का होता है मोलल अवनमन स्थिरांक। KF क्या होता है बेसिकली? KF बेसिकली आपका होता है ये कमी हो रही है, इसलिए मोलल अवनमन स्थिरांक, इसको जो है हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बात जानना, कहने को ये स्थिरांक है, मतलब है तो वैसे कांस्टेंट नंबर, लेकिन ये तब भी विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी अलग अलग विलायक होंगी ना तो उस पर इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। यानी जल अगर लेके चलोगे विलायक के तौर पे तो जल के लिए इसकी वैल्यू अलग है, बेंजीन लेके चलोगे तो बेंजीन की वैल्यू अलग है, एथेनॉल लेके चलोगे तो एथेनॉल के इसकी वैल्यू अलग होती है। ठीक है, हालांकि विलेय की प्रकृति पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी विलेय मिक्स कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये स्थिरांक
विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो कहने को स्थिरांक है, लेकिन हर एक विलायक के लिए अलग अलग होता है। तो ये मैं ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये किस पे डिपेंड करता है, विलायक की प्रकृति पर इसकी क्या रहती है, निर्भरता रहती है हमेशा। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, काफी सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा पूरा डेरिवेशन था, इसमें छोटा सा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ, अभी आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये आया था कि अगर आप मोललता को अगर चेंज करोगे तो ऐसे में KF पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन आता है। या फिर ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं कि अगर आप मोललता दुगनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए, तो डेल्टा TF पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते रहते हैं, जो कि इजी रहते हैं। अब देखो इस टॉपिक में देखो सब कुछ आ गया, थ्योरी भी आ गई, इसके अंदर ग्राफ भी आता है, इसके अंदर कंसेप्ट भी पूरा आ रहा है, प्लस इसके अंदर आपके पास फॉर्मुले भी आ रहे हैं। और यहाँ पे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से काफी ज्यादा इजीली पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते रहते हैं, और अगर आप तैयारी करना चाहते हो इस चीज के लिए, तो फिर आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। और ये देखो सिर्फ फॉर्मेलिटी वाली से नहीं होता, इसके लिए आपको प्रॉपर एक सीरियस एक क्वालिटी वाली स्टडी करनी होगी, जो कि आपको रैंक प्लस पे करवाई जाती है, ठीक है। सो आप आराम से जो रैंक प्लस से जुड़ सकते हो, आपके पास कोर्स जो है लॉन्च हो चुके हैं, आप आराम से देख सकते हो। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9116300300। कोर्सेज जो है वो 5999 से स्टार्ट हो रहे हैं। कोर्सेज में क्या क्या होने वाला है, छोटा सा आपको आइडिया देता हूँ। आपको यहाँ पे गेमिफाइड क्विज मिलेंगे, जिसमें आपका लर्निंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाएगा। लग ना कि खेल खेल में चीजें ज्यादा अच्छी याद रहती हैं, तो वही वाली चीज रहेगी। स्मॉल बैच साइज रहेंगे, तो हर एक बच्चे पर प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा कि आप अपनी पढ़ाई में मिस तो नहीं हो रहे, कुछ छूट तो नहीं रहा है, तो हर एक बच्चे पर पूरा ध्यान दिया जाने वाला है। इसके अलावा AR VR 3D क्लासेस रहेंगी, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाएगा। केवल देखने पर से नहीं, मतलब ये नहीं कि आपने केवल यहाँ पढ़ा हुआ पढ़ रहे हो, नहीं, बल्कि आप उसको एक्चुअल में महसूस भी कर पाओगे, इतना आपको मजा आएगा यहाँ पे। प्लस DSA आपको मिलने वाले होंगे, डेली सेल्फ एनालाइजर, यानी कि एक प्रकार से जो आप DPP भी कह सकते हो, पर DSA कहना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको इसमें क्वेश्चंस मिलते हैं, 10 से 20 क्वेश्चंस, जो आप हर लेक्चर के साथ सॉल्व करोगे, जिससे कि आपने जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस भी रहेगी। और साथ ही इसमें आपको मॉड्यूल्स भी मिलते हैं, और मॉड्यूल्स में भी पूरी थ्योरी प्लस क्वेश्चन बैंक उसके अंदर आती है, लेवल वाइज क्वेश्चन, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और प्रीवियस ईयर भी, जो कि आपको घर पे भी दी जाती है। ऑफलाइन मटेरियल भी आपको यहाँ दिया जाने वाला है, प्लस लाइव क्लास यहाँ पे रहने वाले होंगी, जिससे कि आपके डाउट्स डायरेक्टली सॉल्व होंगे बिना आपको वेट कराए। और साल भर आपको मेंटरशिप मिलने वाली होगी, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके पास पूरी मेंटरशिप रहने वाली है। कभी भी भटकोगे, कोई भटकने की बात नहीं है, पूरे साल भर आपको गाइड किया जाएगा। तो अगर आप जेई की तैयारी करने वाले हो, चाहे नीट की तैयारी करने वाले हो, जेई में भी मेन प्लस एडवांस की तैयारी यहाँ पर होने वाली होगी। तो आप हिंदी मीडियम के हो तो कोर्सेज सारे हिंदी में अवेलेबल हैं, और इंग्लिश मीडियम के तो सारे कोर्सेज इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। तो आप इस नंबर पे 9116300300 पे कॉल करके आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वारी हैं, वो आप पूछ सकते हो। और इस QR कोड को स्कैन करके ऐप को डाउनलोड जरूर करके रखिएगा, क्योंकि सारे कोर्स आपके वहीं पर होने वाले हैं, ठीक है। समझो इस सेशन में मेरी तरफ से इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना आज का सेशन कैसा लगा, एंड आगे आप कौन सा टॉपिक चाहते हो। सो इस सेशन में इतना ही, अब मिलेंगे किसी और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।